हेलो स्टूडेंट्स, मैं अन्नपूर्णा झा, डिग्री कॉलेज मनोहरपुर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज के इस क्लास में हम सेमेस्टर 3 के CC 6 में विजयनगर प्रशासन के अंतर्गत आयंगर व्यवस्था की चर्चा करेंगे। विजयनगर प्रशासन में आयंगर व्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान था। यह एक तरह की सैनिक सामंतशाही व्यवस्था थी, लेकिन इसका स्वरूप कुछ अलग था। विजयनगर साम्राज्य में प्रशासनिक कार्यों के कुशलतापूर्वक संचालन के लिए आयंगर व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। यह एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी जिसे भू धारण पद्धति के अंतर्गत शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत विजयनगर के शासक सैनिक तथा असैनिक अधिकारियों को उनके द्वारा दी गई विशिष्ट सेवाओं या सैनिक सेवाओं के बदले में भूमि प्रदान करते थे। इस प्रकार से दी जाने वाली भूमि को अमरम कहा जाता था तथा जिसे यह भूमि दी जाती थी वे अमर नायक कहलाते थे। यह व्यवस्था आरंभ हुई थी केवल सेवा की शर्तों के आधार पर, क्योंकि शुरुआत में जिन्हें ये भूमि दी गई उसके बदले में वो सिर्फ राजा की सेवा करते थे तथा उस भू क्षेत्र पर नियंत्रण करने के साथ साथ उसकी देखभाल किया करते थे तथा उनका सेवा काल पूर्ण होने के पश्चात उस भूमि पर उसका अधिकार अपने आप खत्म हो जाता था। पर बाद के समय में धीरे धीरे इस भूमि पर नायकों का अधिकार आनुवंशिक रूप से होने लगा। नायंकर व्यवस्था यूरोप के मध्यकालीन सामंतवादी व्यवस्था से काफी अर्थों में मिलती जुलती थी। इस व्यवस्था में अमरम कहलाने वाली भूमि को प्राप्त करने वाले अमर नायकों को उस भूमि से प्राप्त राजस्व या भूकर का एक हिस्सा केंद्र को देना पड़ता था, जिसके बदले में उन्हें उस क्षेत्र से संबंधित तथा केंद्र से जुड़ी हुई कुछ जिम्मेदारियों का पालन करना पड़ता था। नायंकर व्यवस्था की उत्पत्ति तथा इसके वास्तविक स्वरूप के संबंध में इतिहासकारों में एक राय नहीं है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि विजयनगर शासन के काल में सेना नायकों को नायक कहा जाता था, पर कुछ अन्य इतिहासकारों का यह मानना है कि नायक वास्तव में भू सामंत थे, जिन्हें राजा के द्वारा उनके सेवा के या उनके वेतन के बदले उन्हें अपने अधीनस्थ सेना के रखरखाव तथा उनके खर्चों को पूरा करने के लिए भू क्षेत्र प्रदान किए जाते थे। ऐसी भूमि को अमरम कहा गया। अमरम भूमि का उपयोग करने के कारण ही ऐसे नायकों को अमर नायक के नाम से भी जाना जाता था। धीरे धीरे ऐसे नायकों की संख्या बढ़ती गई। 16वीं शताब्दी के मध्य तक उनकी संख्या 200 के लगभग हो चुकी थी। इन नायकों को तमिलनाडु के क्षेत्र में सबसे अधिक नियुक्त किया गया था। शासकों ने तमिल प्रदेश की अधिकांश भूमि को अमरम के रूप में इन सेना नायकों के बीच वितरित कर दी थी। अमर नायक इस भूमि का पूरी तरह से अपने लिए उपयोग नहीं कर सकते थे। अमरम भूमि को उसे प्रदान करने के साथ साथ उसे अन्य कई जिम्मेदारियां भी दी जाती थी। इस भूमि से प्राप्त आय का एक हिस्सा उन्हें राजकीय खजाने में जमा करना पड़ता था तथा इसी भूमि से प्राप्त आय से अपने खर्च को चलाने के अलावा अपने पास जो सेना होती थी उनका खर्च भी उन्हें उठाना पड़ता था। नायकों के अधीन रहने वाली सेना की संख्या का निर्धारण राजा के द्वारा किया जाता था। संभवतः सैनिकों की संख्या तथा केंद्र को दिए जाने वाले राजस्व के अंश का निर्धारण भूमि के आकार पर निर्भर करता था। इसके अलावा अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराधों को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी भी अमर नायकों की ही थी। यदि वे अपने उत्तरदायित्व का सही ढंग से निर्वाह नहीं करते तो उन्हें कभी कभी दंड का भागी भी बनना पड़ता था। अपने क्षेत्र में चोरी या लूट की घटना की क्षतिपूर्ति भी उन्हें ही करनी पड़ती थी। इसके अलावा अपने दायित्वों को पूरा नहीं करने पर उनको प्रदान किया गया भूखंड को वापस लेने के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अमर नायकों को कभी कभी शारीरिक दंड भी दिया जाता था, पर उन्हें मृत्यु दंड देने का उदाहरण नहीं मिलता।
किसी प्रांत या क्षेत्र में नायक भी प्रांतीय गवर्नरों की तरह ही कार्य करते थे, पर प्रांतीय गवर्नरों से उनकी स्थिति कई अर्थों में भिन्न थी। प्रांतीय गवर्नर प्रांत में राजा के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किए जाते थे तथा वे राजा के नाम से ही शासन करते थे, जबकि नायक सिर्फ एक सैन्य अधिकारी होता था तथा उसे अपने सैनिक तथा वित्तीय जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए भूमि या प्रदेश दिया जाता था। अपने प्रदेश के शासन प्रबंध के संबंध में नायक को गवर्नर की तुलना में अधिक स्वायत्तता प्राप्त थी। यद्यपि केंद्र या राजा सामान्यतः नायंकर प्रदेशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता था, पर विशेष परिस्थितियों में या प्रशासनिक मामलों में पूर्ण रूप से अक्षम होने पर नायक को उसके पद से हटाया भी जा सकता था। राजा द्वारा नियुक्त किए गए प्रांतीय गवर्नरों को आवश्यकता अनुसार एक प्रांत से दूसरे प्रांत में स्थानांतरित किया जाता था या उसे पद से हटाया भी जाता था, पर नायकों को एक अमरम से दूसरे अमरम में स्थानांतरित करने के साक्ष्य नहीं मिलते। नायकों को अपने क्षेत्र में कई तरह के उत्तरदायित्वों का भी पालन करना पड़ता था। जंगलों को साफ कराना, कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल बढ़ाना, कृषि तथा अन्य क्षेत्रों के लिए विकास संबंधी कार्य करना उन्हीं की जिम्मेदारी थी, पर उन्हें गवर्नरों की तरह सिक्का ढालने, नए कर लगाने, पुराने करों को लगाने, पुराने करों को माफ करने या किसी भी कर को समाप्त करने का अधिकार नहीं था। इसके अलावा उन्हें भूमि दान देने का भी अधिकार नहीं था। गवर्नरों को दंडनायक कहा जाता था और अधिकतर इस पद पर ब्राह्मणों की नियुक्ति की जाती थी, पर नायक के पद पर ब्राह्मणों को नियुक्त करने के बहुत कम उदाहरण प्राप्त होते हैं। नायकों को अपने पद की आवश्यकता के अनुसार अपने 2 प्रतिनिधियों को राजधानी में रखना पड़ता था, जो उसके संपर्क अधिकारी का कार्य करते थे। दोनों अधिकारियों में से एक साम्राज्य की राजधानी अथवा विजयनगर में स्थित नायक की सेना का सेनापति होता था तथा दूसरा उसका प्रशासनिक एजेंट होता था, जिसे विजयनगर में ही नियुक्त किया जाता था। यह प्रशासनिक एजेंट स्थानपति कहलाता था। विजयनगर साम्राज्य के काल में प्राचीन ग्रामीण प्रशासनिक संस्थाओं को पहले की ही तरह रहने दिया गया, पर उनके ऊपर नौकरशाही और सामंती व्यवस्था को लागू कर दिया गया, जिससे ग्रामीण व्यवस्था को काफी धक्का पहुंचा। बड़े बड़े सेनानायकों, प्रशासनिक अधिकारियों तथा नौकरशाहों को भू स्वामित्व व्यवस्था से जोड़ने का प्रयास किया गया। ऐसे अधिकारी जो बड़े सेनानायक थे वे नायक कहलाते थे। कृषि भूमि पर इनके प्रभुत्व की स्थापना के साथ ही इनका आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव काफी बढ़ गया। नायंकर व्यवस्था ने समकालीन प्रशासन और राजतंत्र को विशिष्टता प्रदान की थी। प्रारंभ में यह व्यवस्था प्रशासनिक मजबूती में काफी सहायक बनी, पर धीरे धीरे इसमें भी दोष आने लगे। इस व्यवस्था से संबंधित तत्व मध्यकालीन यूरोपीय सामंतवादी व्यवस्था से मिलते जुलते हैं। इस व्यवस्था को विशेष परिस्थितियों, तत्कालीन आवश्यकताओं तथा इससे जुड़े हुए फायदों को देखकर लागू किया गया था। अतः मूल रूप में यह निश्चय ही काफी उपयोगी और लाभदायक व्यवस्था थी, पर धीरे धीरे इस व्यवस्था में दोष उत्पन्न होने लगे। वित्तीय संस्थानों और सैन्य शक्ति से युक्त नायकों ने बाद के वर्षों में अपनी ताकत काफी बढ़ा ली। उनके पद वंशानुगत होने लगे तथा कमजोर शासकों के युग में उन्होंने स्वतंत्र होने का प्रयास आरंभ कर दिया। धीरे धीरे नायकों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा आरंभ कर दी। इसके अलावा उन्होंने अपने क्षेत्रों का विस्तार करने का भी प्रयास किया और आपस में लड़ने झगड़ने लगे। केंद्र की कमजोरी से नायकों की मनमानी बढ़ती जाती थी। परिणाम स्वरूप जिस व्यवस्था को साम्राज्य की सशक्तिकरण का आधार बनाया गया, वही नायंकर व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य के विनाश का कारण बन गई। विजयनगर साम्राज्य के परवर्ती काल में नायकों की मनमानी और उच्छृंखलता को रोकने के लिए शासकों ने कुछ प्रयास किए। इसके लिए महामंडलेश्वर
या विशेष कमिश्नरों की नियुक्ति की गई और पूरे दक्षिण भारत में उन्हें नियुक्त किया गया। इन सब के बावजूद नायकों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा सका और विजयनगर साम्राज्य के पतन में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। थैंक यू।